कक्षा 10वीं के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, बेटा हम नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, डॉक्टर श्री राम परिहार, इसके प्रमुख अंशों को मैं तुम लोगों को समझा चुका हूं। समझ में आया ना? और इसके बाद आ जाओ इसके अभ्यास के प्रश्न। विंध्याचल और सतपुड़ा, देखो अभ्यास के प्रश्नों को देखो बेटा ध्यान से। विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है ना? प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 2, वनवासियों का जीवन कैसा होता है? प्रश्न क्रमांक 3, अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकली है, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? प्रश्न क्रमांक 4, अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है, पाठ के अनुसार स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न जो दिए हैं तुमको इसके कठिन जो व्याख्या के लायक है उन अंशों को मैंने समझाया और बस उन्हीं पर से आधारित ये प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर बेटा तुम लोग बनाएंगे, ठीक है? सब प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में दिया हुआ है। जब समझ में नहीं आता तो तुम जब नियमित कक्षा चलेगी तो पूछ सकते हो, या फिर तुम कहीं मेरे यहाँ आ सकते हो तो आकर के उत्तर पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है? हाँ, अब संभवतः सबके पास गाइड वगैरह होता है और उस गाइड में सब कुछ दिया है बेटा। तो प्रश्नों का उत्तर पूरा गाइड के देख करके उतारना नहीं है, समझदारी से लिखना है। गाइड कोई खराब नहीं बेटा, गाइड वास्तव में गाइड है, परंतु अक्षरशः नकल करना ठीक नहीं, अपनी समझदारी के अनुसार उसका उपयोग करना है, ठीक है? याद रखना, जब नियमित कक्षा चलेगी तो विद्यालय में गाइड लेके नहीं आओगे। हाँ, और लगता है कि कक्षा तो प्रारंभ कराएगी ही सरकार, थोड़ा सा समय लगेगा। आ जाओ प्रश्न क्रमांक 5 देखो। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। क, दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धार आकाश से झर रही है, चारों तरफ हरा भरा वानस्पतिक संसार है, एक तरफ अपनी चंचलता और विश्वास में समृद्ध है, ऊपर आसमान में बादलों की छिया छिछोली और धमा चौकड़ी मची है। देखा, ये अंश है, इसका आशय बताना है। क्या आशय है इसका? साहित्यकार ने किस दृष्टिकोण लगा करके इसको दिया है? तो दूर से ही दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धार, माने जब हम
जलप्रपात को देखते हैं तो कैसे दिखाई देता है? तुम लोगों ने गया नहीं होगा, मैं तो गया हूँ होशंगाबाद और देखा हूँ। मैं जब गया तो वो तो गर्मी का दिन था बेटा, जलप्रपात को भी मैंने देखा है। उतना क्या कहते हैं, धार कम हो गया था जिस समय हम गए। वहां पर बेटा होशंगाबाद के पास जो जब पानी गिरता है ऊपर से तो पत्थर जो इत्यादि है वो इस तरह से सुंदर है कि रखने की इच्छा होती है। नीले रंग के पत्थर, हरे रंग के पत्थर, लाल रंग के पत्थर और इतना चमकीला सुंदर। हाँ, जानते हो ना, संगमरमर जानते हो नहीं? तो संगमरमर के पत्थर नीचे लाते, तो ये पत्थर इतने अच्छे दिखाई देते हैं वहां पर, उसका वातावरण तो देखते ही बनता है सुंदर। कहते हैं लेखक, क्या कहते हैं, दूर से दृष्टि पड़ती है तो कोई रजत धार आकाश से झर रही है। रजत कहते हैं चांदी का। रजत किसको कहते हैं? चांदी को। जब पानी उस ऊंचे स्थान से नीचे ऐसा गिरता है, ऊंचाई से, तो लेखक की उड़ान है। ऐसा लगता है कि अरे वो तो चांदी की धार है जी। चांदी कौन सा पदार्थ है जानते हो ना? कौन सा पदार्थ है? साइंस से पढ़ते हो बे? ठोस। और यदि रजत जब वो ठोस पदार्थ है तो क्या वो द्रव पदार्थ की तरह बहेगा, गिरेगा? नहीं। परंतु लेखक की एक उड़ान है। जैसे पानी यहाँ ऊपर से नीचे ऐसे गिरते, तैसे ढंग के चांदी यहाँ ऊपर से धार बन के गिरा थे। ऐसे उड़ान है कवि लेखक के। दूर से दृष्टि पड़ती है, दुरिया लोग इसमें दिखते चांदी के धार है का, कि कोई रजत धार आकाश से झर रही है। ठीक, चारों तरफ हरा भरा वानस्पतिक संसार, पानी एक पर्याप्त रूप में मिल रहा, इसलिए वसुंधरा माता के आसपास हरियाली छाई हुई। कहते हैं कि हरा भरा वानस्पतिक संसार है। प्रकृति की छटा निखर रही है, हरा भरा दृश्य दिखाई दे रहा, सुंदर लग रहा। वानस्पतिक संसार, वानस्पतिक माने वनस्पति से भरा हुआ। वनस्पति काला की थे, पेड़ पौधा, जो घास इत्यादि है, जो क्या कहते हैं फसल इत्यादि है, वो वनस्पति कहलाते हैं बेटा। तो इस तरह से वानस्पतिक संसार है। वसुंधरा मैया में यत्र तत्र जो है हरा भरा दृश्य प्रदर्शित हो रहा है। एक तरफ अपनी चंचलता और विश्वास में समृद्ध है,
क्योंकि पानी जो है उसका स्वभाव है बेटा, क्या स्वभाव है कि वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। ऊपर से नीचे की ओर गिरते कि नीचे से ऊपर डाल कूदते हो, कभी जाते हो। पानी ऊपर से नीचे की ओर, ये उसका स्वभाव है। जब स्थान नीचे भी तो उन्हें डहार को आई हुआ, ठीक। हाँ, पानी का स्वभाव है चंचल है। चंचल होने के कारण पानी नीचे की ओर बहता जा रहा है। चंचलता और विश्वास में समृद्ध, अर्थात निरंतर बहता है पानी, कोई रोकने से रुकता नहीं। हाँ, ऊपर गया आसमान में बादलों की छिपा-छिपौरी, अर्थात कहो में दिखते चंदा भगवान सूरज नारायण तो कहो में नहीं दिखी। तो ऐसे लगते कि लुका छिपी खेला थे काये मन बादल, ऐसे महसूस हो। कहीं कहीं पर नीले आकाश दिखाई देते हैं तो कहीं पर भगवान सूरज नारायण का प्रकाश दिखता है। दिन की बात है भाई, तो कहीं पर क्या है, भगवान सूरज नारायण उन मेघों में छिप जाते हैं। बादलों से जो है ढक जाता है। इसी को लेखक कहता है छिपा छितौली और धमा चौकड़ी है। कहीं पर बादल जब एक दूसरे बादल से टकराता है तो आवाज होता है। इस तरह की आकाश में बादलों की टकराहट की आवाज, धमा चौकड़ी, ये सब उथल पुथल होता हुआ नजर आता है। ख को देखो बेटा, ये हो गया का। ख क्या कहता है, अमर कटी नर्मदा। अमर कटी नर्मदा का यह एक क्षेत्र देवों और मनुजों, है ना, मिथकों और लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों की अपने संदर्भ में समाये हुए है। कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा है। अब इस अंश का भी भाव होता है। कौन है इसके लेखक? कौन है वे लेखक? परिहार जी है ना, ये देखो परिहार जी है, डॉक्टर श्री राम परिहार। लेखक कौन है इसके? डॉक्टर श्री राम परिहार।
हैं। उनका कथन है कि कालिदास ने इसके बारे में लिखा है। क्या लिखा है? कहते हैं कि ये तो आम्रकूट है। किस लिए कहा? कालिदास कौन है जानते हो? कालिदास महाकवि हैं। हाँ, प्राचीन कवि हैं कालिदास। कालिदास ने लिखा, क्या कहते हैं? कालिदास ने इसे आम्रकूट कहा है। माने आम का बहुत झुंड था, बहुत आम के वृक्ष थे इस क्षेत्र में। और वास्तव में अब आम के वृक्ष जो है उतना नहीं है। हमने भी देखा है, पहले जो बताया जा रहा है उसके अनुसार उतना वृक्ष उस क्षेत्र में नहीं है। सघन वृक्ष था उस समय, बहुत सारे, और अब बिरले हैं, एक आध कहीं कहीं पर, है ना। तो कालिदास ने इसलिए आम के भारी बगीचे को देख करके कह दिया कि ये इसका नाम है आम्रकूट। ऐसा नाम उधर रख दिया था। तो विभिन्न तरह के लोगों की विभिन्न तरह के भावनाएं, जैसे देवता, जैसे मनुष्य, है ना, लोक रचनाकार, लोक कथानक, ये अपने अपने विचार से, अपने अपने दृष्टिकोण से इस स्थान को देख करके अपने मनोभाव में रखते हुए उनका चित्रांकन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे? वनवासी स्त्री द्वारा ये बात क्यों कही गई? वनवासी स्त्री द्वारा ये बात क्यों कही गई? क्योंकि नर्मदा वनवासियों के जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन। जब साधकों के पास साध्य ही नहीं होगा तब किसका उपयोग करेंगे? कैसे जीवन यापन करेंगे? इसीलिए उन लोगों ने कहा कि यदि इस क्षेत्र में नर्मदा नहीं बही होती तो इधर के लोगों की जीवन संकटमय होता है। इसी को बोल रहा कि नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे? मान लीजिए नर्मदा सूख जाती तो वनवासियों का जीवन बच जाएगा। अरे वनस्पति से ही वो जो है जीवन निर्वाह करते हैं, फल फूल बेचकर, तो दिक्कत हो जाती है ना।
देखो बेटा, टिप्पणी लिखिए। सोनमुड़ा, आम्रकूट, मेकल, माई की बगिया, ये 4 हैं। इन चारों के बारे में जानकारी पुस्तक में लिखा हुआ है और अच्छे से पढ़ करके प्रश्न उत्तर बना लेना। ठीक है? अब देखो बेटा, पाठ से आगे, नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है। लोग जो नर्मदा के आसपास में निवास करते हैं, कुछ लोग तो अपना उदर पोषण का यही साधन बना लिए है ना। इसी के आसपास रह करके कृषि करके और उससे जीवन यापन चला। कुछ लोग मछली मार, मत्स्य उत्पादन, इससे जीवन यापन करते है ना। इस तरह से विभिन्न क्रियाकलापों से पानी का उपयोग करते हुए लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए कहा गया है, नर्मदा नदी लोगों के जीवन को खुशहाल बनाती है। यदि नर्मदा ना होती तो आसपास के रहने वालों के लिए जीवन मुश्किल हो जाता। आइएगा, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य को अपने शब्दों में दिख रहे हैं ना। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, नैसर्गिक काला कितने रे? काला कितने नैसर्गिक है? पाठ में वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए कहता है। नैसर्गिक सौंदर्य माने प्राकृतिक सौंदर्य, और प्राकृतिक सौंदर्य का मतलब क्या होता है? जो ईश्वर ने दिया है, बोला कि थे प्राकृतिक। पेड़ पौधा, जंगल झाड़ी, एवं आदमी मन बोए नहीं है। जंगल झाड़ी मला वो खुदे जागे तो जौन ना ईश्वर बना है, आदमी बनाते नहीं भाई। ईश्वर निर्मित जो चीजें हैं वो सब नैसर्गिक हैं, और मनुष्य के द्वारा बनाया गया उसको कहते हैं कृत्रिम।
तो नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य, नैसर्गिक सौंदर्य का मतलब जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो किस तरह से विशेष रूप निखारती है उसका वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा। उसके बाद दूसरा देखो, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य हो गया बेटा। तिथि अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया, ऐसा क्यों कहा गया है? विचार लीजिए। यदि अमरकंटक की इन पहाड़ियों से बीच से होकर के नर्मदा नहीं बही होती, यत्र तत्र बह जाती, तब बिहड़ जंगल होता और लोगों को जीवन यापन का साधन नहीं होता। यहाँ पर जैसे जीवन यापन होता है, लोग उधर पोषण करते हैं, लोग रहने वाले लोग जो उधर पोषण का साधन बना हुआ है, नहीं रहने पर बहुत दिक्कत होती, जीवन यापन उनके लिए मुश्किल हो जाता। उनके जीवन यापन का एक मूल्यवान साधन अवयव हो गया। चतुर्थ देखो, अविवेकपूर्ण और अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार से नुकसान हो रहा है। देखा, मानव आज इतना प्रकृति के साथ अन्याय कर रहा, जितना जरूरत है उतना उपयोग करना छोड़ देगा, एडवांस रखते हैं। और इससे प्रकृति जो है रुष्ट है कि जितना आपको जरूरत है उतना आप ले लीजिए, ऐसा कह करके प्रकृति कहती है। परंतु मानव इतना लोभी है, इतना स्वार्थी है कि स्वार्थ में रत मानव अंधाधुंध प्रकृति का दोहन कर रहा है। इसी से प्रकृति जो है इन शब्दों को बोली कि प्रकृति कारक अंग्रेजी में कहते हैं विच इज गिवन बाय गॉड। जौन ला भगवान बना है ओला की थे प्रकृति। तो ये बेटा है ना, ये 4 प्रश्न हैं और इनका भी उत्तर तुम्हें बनाने हैं। आ जाओ भाषा के बारे में। बड़ी विडंबना है, प्रत्येक पाठ में व्याकरण दिया हुआ है और परीक्षा में व्याकरण कुछ नहीं आता, व्याकरण से शून्य रहता है। शिक्षा मंडल व्याकरण को बिल्कुल छोड़ देती है।
पढ़ाओ भर किसे। ऐसे ढंग के बड़ा विचित्र पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में सामंजस्य नहीं है। बड़ा विचित्र पाठ्यक्रम निर्धारण करते और परीक्षा लेते। भाषा के बारे में देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 1, पाठ में कई तरह गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, जैसे बादल, सरई के, ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पेड़ों की टहनियां क्या है, कुंडियों पर रहते अमरकंटक की समतल और रक्ताभ छवि से रूबरू होते आगे बढ़ते हैं। ये पाठ में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। कहते हरे गुणवाचक विशेषण तुम जानता है का विशेषण काला किथे रे। ये शब्द भेद जानो। हाँ, अंग्रेजी में बता दे। हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच I have told you there are 8 kind of part of speech: noun, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. These are all. एडजेक्टिव छोड़ दे का। हाँ, एडजेक्टिव वाला ऐसे कह के 8 है अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच, हिंदी में भी 8 है, संस्कृत में भी 8 है। तो सभी भाषाओं में पार्ट ऑफ स्पीच को जानना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक है। व्याकरण का ज्ञान इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच के ज्ञान पर आधारित है। आ जाओ, कहता है क्या विशेषण के बारे में चर्चा हुआ थे। काला थे विशेषण जौन विशेषता बताते ओला थे विशेषण। बस आजकल जानत रहो। विशेषण की परिभाषा यदि कोई कहे बताओ क्या है विशेषण, तो चट ले बोल दे। जब ना विशेषता बताते तब तो विशेषण की थी जी। अब विशेषता कौन बताते? विशेषण बता ही विशेषता। और काका विशेषता बताते तो या तो वो कहूं संज्ञा की विशेषता बताई, और या नहीं थे वह सर्वनाम की विशेषता बताई। दोनों में से विशेषण की यही गुण है। गुण कहो या परिभाषा कहो या लक्षण कहो, समझ में आया? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण है। अब गुण बताते चलो गुणवाचक विशेषण की थे, जे संख्या बताते चलो संख्यावाचक विशेषण कहते। जौन व्यक्ति के विशेषता बताते तो व्यक्तिवाचक विशेषण की थे। जौन सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयोग में आते थे सर्वनाम की विशेषण कहते। समझ में आए ना? जौन स्थान के विशेषता बताते तो स्थानवाचक विशेषण कहते। और जौन संख्या के बोझ कराते या संख्या के विशेषता बताते बोला संख्यावाचक विशेषता। तो ये रहा बेटा विशेषण। और इसमें हम देख रहे हैं गुणवाचक विशेषण। किसको देख रहे हैं? गुणवाचक विशेषण। ये व्यक्ति के गुण बताता है।
देखो, अरे नीचे दिया है यार, जैसे बादल सरई के ऊंचे ऊंचे वृक्ष को, है ना, पुनगियों पर रहते अमरकंटक की समतल और रक्ताभ छवि से रूबरू होते आगे बढ़ते हैं। ये पंक्ति में कहूं करा विशेषण आए। अब वो काका विशेषता बता थे, और निगरानी से देखने लगे और विशेषता बताते, ओकरे नाम विशेषण, गुण बताते थे, लगे थे गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण कला के थे, समझ जाओ। गुण बताते थे गुणवाचक विशेषण, संख्या बताते तो संख्यावाचक, है ना, और परिमाण बताते तो परिमाणवाचक विशेषण, और सर्वनाम विशेषण की तरफ प्रयोग करते थे, सर्वनामिक विशेषण कहते। खास व्यक्ति जब विशेषण की तरह उपयोग आते हो, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते। ऐसे सब आ जाओ। द्वितीय प्रश्न क्या है, देख लो। किसी प्राकृतिक स्थल की विशेषताओं को बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अब ये व्याकरण बताओ कहाँ थे, और उनका ये कही थे अपने मित्र को पत्र लिखो। तो मित्र को पत्र तुम लोग लिख सकते हो, है ना। और प्राकृतिक दृश्य जैसे अमरकंटक है, अमरकंटक के आसपास की जो भूमि है जिसका कि वर्णन इसमें आया है, देखे नहीं है तो कम से कम वर्णन तो तुमने देखा है, चित्र में भी देखा था तुमने कैसे कैसे दिखा। तो प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करके इस तरह से लिखना, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ प्रश्न क्रमांक 3। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। का अमरकंटक तो पहले भी जाना हुआ था। वाक्य बड़े ध्यान से समझ लो, बहुत महत्वपूर्ण है ये वाक्य में, बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। ये लोग देखो, अच्छे से पढ़ू और अगले पीरियड में मैं बताऊंगा तो हम समझ जाओ कि ये 3 ठन जो वाक्य थे अलग अलग, और तीनों वाक्य में ये आ है, कहूँ में तो आ है, कहूँ में भी आ है, कहूँ में ही आ है। ये कर्म के कैसे ढंग के उपयोग हो है और ये कर्म के भाव का कहते एला समझना है। एक नाम है विशेष। हाँ, व्याकरण में ये वाला निपात की थे, ये दे है निपात। तब निपात का चीज नवा व्याकरण है। अब आने वाली पीढ़ी में बताऊंगा, ठीक।